नमस्कार, राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में थॉमस होब्स के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान, अगर हम उसके स्कोप की, उसकी प्रकृति की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है वो, या यूं कहें कि सबसे ऑब्जेक्टिव बात हम राजनीति विज्ञान के बारे में अगर कहें उसके स्कोप के को लेके, तो वो ये है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। यानी इस पर कोई विवाद नहीं है कि राज्य का अध्ययन राजनीति विज्ञान के स्कोप में है या नहीं है। तो ये जब राज्य के अध्ययन की हम बात करते हैं तो राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और राज्य और नागरिक के बीच में संबंध, इन तीनों फ्रंट पर, इन तीनों आयामों पर अगर सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन है राजनीति विज्ञान में या राज्य के अध्ययन में, तो वो है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की उत्पत्ति। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का विकास। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कि मध्य काल में राज्य के बारे में जो प्रचलित सिद्धांत था वह था डिवाइन थियरी, यानी राज्य का देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कि भी राजा है वह ईश्वर का दूत है, ईश्वर के द्वारा उसकी रचना की गई है, ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है। जब कोई चीज ईश्वर प्रदत्त है तो सर्टेनली उसके प्रति जो नागरिकों की निष्ठा होगी या नागरिकों के जो उत्तरदायित्व होंगे वो अलग होंगे। लेकिन जो जो आधुनिक काल का आगमन होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी उनमें एक महत्वपूर्ण कारक है, आधुनिकता का प्रतीक है, आधुनिकता की वाहक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में यह माना गया कि राज्य है वो नागरिकों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट से बनाया गया है, यानी राज्य ईश्वर प्रदत्त की बजाय मैन मेड है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, न कि ईश्वर प्रदत्त है, यानी ईश्वर प्रदत्त डिवाइन नहीं है। जब कोई चीज मैन मेड है, और मैन मेड है तो डेफिनेटली कृत्रिम है, यानी वह पहले हमेशा से नहीं थी। तो कोई चीज कृत्रिम है, मैन मेड है, तो वह चीज सर्टेनली राज्य और नागरिकों के बीच में संबंधों को की नई परिभाषा गढ़ेगी। तो इस तरह कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट से बनी है तो डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट के अगर नियमों का पालन नहीं करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा। तो ये जो देवी उत्पत्ति की जगह सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत आया, यह राजनीति विज्ञान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, राज्य के अध्ययन में एक आमूलचूल परिवर्तन था। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी थी, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में मुख्य योगदान है होब्स का। हम तीन थिंकर पढ़ते हैं मेनली, होब्स, लॉक और रूसो, और इसी क्रम में हम इन तीनों को पढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि थॉमस होब्स एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है राज्य के सामाजिक उत्पत्ति के सिद्धांत की प्रथम थिंकर के रूप में। होब्स जाने जाते हैं उन्होंने जो राजनीति का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया, राजनीति को भौतिक विज्ञान यानी जो नेचुरल साइंसेज है, प्राकृतिक विज्ञान से, उनकी तर्ज पर राजनीति विज्ञान के अध्ययन को डालने की उन्होंने कोशिश की। तो इस वजह से होब्स जाने जाते हैं।
हम होब्स का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी रचनाएं इस वीडियो में देखते हैं। होब्स का जन्म 1528 ईस्वी में मेम्सबरी के पास वेस्टपोर्ट में हुआ था। होब्स के पिता पादरी थे और होब्स के पिता गुस्सैल स्वभाव के थे, तो उन्होंने किसी साथी पादरी पर हमला बोल दिया और वो घर से निर्वासित हो गए। इसलिए होब्स का जो पालन पोषण है वो उनके चाचा ने किया था। होब्स का पालन पोषण उनके चाचा ने किया था। बहुत सी अनर्गल बातें चाचा और भतीजे के संबंध के बारे में कही जाती है, लेकिन वो अपना स्कोप नहीं है इस लेक्चर का। होब्स विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, यानी बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 4 वर्ष की आयु में उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ना लिखना सीख लिया। 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने ग्रीक और लैटिन का अध्ययन आरंभ कर दिया। 14 वर्ष की आयु में यूरिपाइडस की पुस्तक द मीडिया का उन्होंने ग्रीक से लैटिन में अनुवाद किया था। यानी 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने पुस्तक का ट्रांसलेशन भी कर दिया था एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। तो आप देख सकते हैं कि 14 वर्ष की उम्र, यानी अपने यहाँ स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में देखें तो 9th का बच्चा एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में किसी क्लासिक बुक का ट्रांसलेशन कर रहा हो। 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रवेश लिया और बहुत कम उम्र में वहां से वो स्नातक होकर निकले। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने स्नातक किया, लेकिन उन्होंने ऑक्सफोर्ड में अध्ययन के दौरान यह पाया कि जो प्रचलित शिक्षा पद्धति है, जो प्रचलित स्कॉलेस्टिक शिक्षा पद्धति है, उससे उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने उसे इररिलेवेंट और अवैज्ञानिक और निम्न स्तर का पाया। तो ये जो उन्होंने प्रचलित शिक्षा पद्धति के प्रति घृणा है, यह उनकी नेचुरल, उनके समय में जो नेचुरल विज्ञान में जो डेवलपमेंट हो रहे थे उनकी वजह से भी हुई कि उन्होंने देखा कि यह जो सोशल साइंस में रिसर्च है वह बहुत ही ज्यादा अप्रासंगिक और अनर्थ है, तो हमें इसे नेचुरल साइंस की तर्ज पर ढालने की जरूरत है। वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद में 1608 से 1628 उनके कैवेंडिश परिवार से संबंध रहे। कैवेंडिश परिवार एक सम्भ्रात परिवार था, इलीट परिवार था, यानी उच्च कुल का था। वहां वो एक स्टूडेंट के शिष्य बने जो बाद में डेवोनशायर के अर्ल नियुक्त हुए। इंग्लैंड के कैवेंडिश नामक कुल के विलियम कैवेंडिश के वो शिक्षक रहे। इस स्कूल के साथ संबंध होने से क्या हुआ कि उनका जो सम्राट वर्ग के साथ था उनका उठना बैठना होने से उनके बौद्धिक विकास पर प्रभाव पड़ा और अपने शिष्य के साथ उनको यूरोप यात्रा करने का मौका मिला। तो यूरोप यात्रा करने की वजह से वो नए नए दार्शनिकों और नवीन भौतिक विज्ञान के संपर्क में आए और उन्हें ज्ञात हुआ कि ऑक्सफोर्ड का दर्शन बहुत पुराना पड़ चुका है। तो ये हम उनके जीवन परिचय में इसलिए हम पढ़ते हैं कि वो किनके ट्यूटर रहे, क्योंकि उनका ये जो शिक्षक रहना है वो उनके बौद्धिक विकास में प्रभावित किया, बौद्धिक विकास में योगदान है। कैवेंडिश परिवार के संपर्क में रहने के कारण ही वो इंग्लैंड के बेकन और बेन जॉनसन जैसे बुद्धिजीवियों से परिचित हुए। ये 20 साल उन्होंने कैवेंडिश के शिक्षक के रूप में बिताए। फिर वो अगले 3 वर्ष क्लिंटन के पुत्र के शिक्षक नियुक्त हुए। क्लिंटन, इन 3 वर्षों में वो 2 वर्ष विदेश यात्राओं पे बिताए। ये भी, या इस ड्यूरेशन में भी उनको विदेशी यात्राओं का एक्सपोजर मिलता है। यूरोप में उसमें भौतिक विज्ञान में, प्राकृतिक विज्ञानों में, दार्शनिक क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, वो सारे डेवलपमेंट्स के संपर्क में आए। तो इन्होंने होब्स की बौद्धिक यात्रा को प्रभावित किया। तो क्लिंटन के पुत्र के शिक्षक होने के नाते 3 में से 2 वर्ष उन्होंने यूरोप की यात्रा पर बिताए और इस यात्रा में वो गणित और ज्यामिति की नई खोजों से परिचित हुए। गणित और ज्यामिति की खोजों से वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने
यह कह दिया था कि जीवन में जो सब कुछ अनुभूतियां हैं वो सब गति की वजह से हैं, यानी वो गति का प्रमाण है। 1634 से 1637 में उन्होंने यूरोप की तीसरी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान वो इटली के गैलीलियो और पेरिस के फ्रेंच दार्शनिक देकार्त से मिले। होब्स उन नवीन विचारकों से प्रभावित हुए जो यांत्रिक आधार पर विज्ञान का क्रमबद्ध रूप से पुनर्निर्माण कर रहे थे, यानी जो एक तरीके से मैकेनिकल साइंस, जो मैकेनिकल साइंस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उन्होंने होब्स को प्रभावित किया। उन्होंने इस हद तक प्रभावित किया कि उन्होंने कहा कि जैसे साइंस रिबिल्ट हो रहा है इनके योगदान से, वैसे ही हमें सोशल साइंस को इन्हीं नियमों पर ऐसे ही रिबिल्ट करने की जरूरत है। 1637 में यूक्लिड की पुस्तक देखते ही वो रेखागणित के प्रेमी हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि सब अनुभूतियां गति का प्रमाण है। होब्स का कथन है, होब्स ने कहा कि प्रकृति में गति सर्वव्यापक है, यानी जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल साइंस का ही निर्णायक नहीं है, यानी भौतिक विज्ञान में जो परिघटनाएं होती है उनका ही उनके पीछे ही प्रेरक शक्ति नहीं है, वो सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में भी उसका प्रभाव है और वही निर्णायक है। और समस्त भौतिक जगत तथा मानसिक क्रियाएं, ना केवल सामाजिक और राजनीतिक, इवन मनुष्य का मन है, उसकी मानसिक क्रियाएं भी सहजातीय तत्वों की गति मात्र है। यानी गति से तात्पर्य है कि जैसे होब्स ने कहा कि मैकेनिकल साइंस में, यानी निश्चित आकार के, निश्चित शेप के जब कलपुर्जों को आपस में जोड़ा जाता है और उनमें एक ईंधन डाला गया तो उसने एनर्जी पैदा की, मान लीजिए। तो वैसे ही होब्स का कहने का मतलब, अगर इसी टाइप के तत्वों के सही संयोग से जो रिक्वायर्ड गति पैदा होती है, रिक्वायर्ड परिवर्तन होते हैं, वही जो भौतिक विज्ञान में पैदा होते हैं, वैसे ही मानसिक क्रियाएं संचालित होती हैं। होब्स ने ज्यामिति का प्रयोग न केवल प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने बल्कि मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी किया, यानी ज्योमेट्री के प्रयोग से को वो मनोविज्ञान और पॉलिटिकल साइंस में लेके आए। 1640 ईस्वी में, देखिए उनके जीवन क्रम में अगली घटना क्या होती है कि 1640 ईस्वी में इंग्लैंड में राजा बनाम संसद का संघर्ष छिड़ गया। कि ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में हमने देखा था कि ब्रिटेन का जो डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन है उसमें राजा और संसद के बीच में संघर्ष रहता है बहुत सैकड़ों वर्षों तक। और इंग्लैंड में लोकतंत्र के विकास का अगर संक्षिप्त हम लिखें तो वह राजा के कमजोर होने की और संसद के स्ट्रांग होने की कहानी है। वह मूवमेंट से हुआ, वह संसदीय सुधारों से हुआ, वो राजा के विवेक से हुआ, वो कुछ एक्सीडेंट से हुआ, जो कुछ घटनाएं ऐसी हुई उससे संसद स्ट्रांग हो गई। तो ये सब हम इंग्लैंड के संविधान में पढ़ चुके हैं। तो ये 1640 ईस्वी में राजा और ये संसद का जो संघर्ष छिड़ा, इससे होब्स के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। तो इस संघर्ष से होब्स का ध्यान गणित से राजनीति शास्त्र की ओर आकृष्ट हुआ। होब्स ने जो गणित में रिसर्च और गणित में जो डेवलपमेंट थे उनसे होब्स इंप्रेस हो रहे थे, उनकी तरफ रुचि थी। लेकिन जैसे ये सामाजिक, इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ, उन्हें यह एहसास हो गया कि राजनीति ही निर्णायक है, राजनीति महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने निरंकुश राजसत्ता के समर्थन में एक पुस्तक लिखी। इस कारण इंग्लैंड में अपने जीवन को खतरा समझकर वो फ्रांस चले गए। देखिए ये जो राजा बनाम संसद का विवाद था, इसमें
संसद की यानी संसद के जो समर्थक थे वो ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरे, और चूंकि होब्स ने निरंकुश राजसत्ता का समर्थन किया था, तो इस वजह से उन्हें लगा कि उनका जीवन है वह सुरक्षित नहीं है। वो फ्रांस चले गए और 11 वर्षों तक फ्रांस में ही रहे। फ्रांस प्रवास के दौरान उनका जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो उनके जीवन में आगे परिवर्तन पैदा करेगी, वो थी कि उनकी तरह ही इंग्लैंड से भागकर पेरिस आए युवराज तथा जो बाद में राजा बनते हैं चार्ल्स द्वितीय, उनके वो गणित शास्त्र के अध्यापक रहे। 1642 ईस्वी में डी साइव पुस्तक प्रकाशित हुई। 1651 में लेवियाथन पुस्तक प्रकाशित हुई। 1655 में डी कॉर्प पुस्तक तथा 1659 में डी हुमायून पुस्तक उन्होंने पब्लिश की। तो फ्रांस प्रवास के दौरान उनकी 4 महत्वपूर्ण किताबें और चार्ल्स सेकंड के शिक्षक के रूप में उन्होंने काम किया। तो ये जो पुस्तकें थी, इन पुस्तकों में होब्स एक नास्तिक के रूप में उभर कर आते हैं। तो उनकी इन पुस्तकों का, जिसमें उन्होंने चर्च की आलोचना की, चर्च को राज्य के अधीन बताया, तो इन सब का यह परिणाम हुआ कि होब्स जो चर्च के पदाधिकारी थे, जो बिशप थे, उनकी नजरों में आ गए और होब्स की एक छवि नास्तिक की छवि बन गई, और होब्स नास्तिक ही थे। इस वजह से कट्टर प्यूरिटन शासन में उनके जीवन पर पुनः संकट मंडराने लगे और वो फ्रांस से निकलने की सोचने लगे। लेकिन उसी दौरान 1660 ईस्वी में इंग्लैंड में राजतंत्र की पुनः स्थापना होती है, यानी राजा शक्तिशाली होते हैं, और राजतंत्र की पुनः स्थापना होते ही होब्स के दिन बदलने वाले थे, क्योंकि होब्स ने निरंकुश राजसत्ता का समर्थन किया था, जो राजा को सारी शक्ति देना चाहते हैं। संसद को फेवर में होब्स नहीं थे। और होब्स ने अपने फ्रांस प्रवास के दौरान जिस युवराज के वो शिष्य थे, वही युवराज अब राजा बनने वाले हैं। 1660 में क्रोमवेल द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ की समाप्ति हुई और इंग्लैंड में राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई। पेरिस में होब्स से गणित पढ़ने वाला शिष्य चार्ल्स द्वितीय राजा बना। जब कोई आपका स्टूडेंट राजा बनता है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़े परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो होब्स का राजघराने में सम्मान बढ़ गया, क्योंकि वो राजा के गुरु थे। चार्ल्स द्वितीय ने उनके लिए पेंशन की व्यवस्था कर दी, लेकिन होब्स के जो विचार थे वो आर्क बिशप जो चर्च अधिकारी थे उनके लिए सहनीय नहीं थे, क्योंकि होब्स चर्च की आलोचना करते थे और नास्तिक विचारधारा के समर्थक थे। तो इस वजह से उनके धार्मिक विचारों के कारण बिशपगण धीरे धीरे होब्स के विरोधी बनते गए, और कुछ एक ने तो होब्स को जिंदा जलाने की वकालत भी की थी। यद्यपि डरे हुए होब्स ने चर्च जाना शुरू कर दिया, ताकि बिशपों को यह लगे कि होब्स आस्तिक है, ना कि नास्तिक है। राजा ने भी होब्स को विवादास्पद लिखने की सलाह दी। 1668 में उनकी पुस्तक डायलॉग ऑन द सिविल वॉर का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक में उन्होंने गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार संसद समर्थकों को माना। यहां हम देख रहे हैं कि यहां भी होब्स की जो लाइन ऑफ थॉट है वो सेम है। वो राजा को ही सत्ता देने के समर्थक हैं, और जो लोकतंत्र समर्थक हैं, जो संसद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनको वो गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। और उन्होंने उन वैध राजतंत्रवादियों की भी आलोचना की जो राजा की शक्तियों को संसद द्वारा सीमित करना चाहते थे। उनकी अगली पुस्तक डायलॉग ऑन कॉमन लॉज पुस्तक प्रकाशित हुई। उसमें उन्होंने राजा को ही सर्वोच्च न्यायाधीश कहा और कहा कि राजा ही एकमात्र विधि निर्माता है, जनता में उसे नियंत्रित करने की कोई क्षमता नहीं होती। 1679 ईस्वी में 91 वर्ष की आयु में होब्स का निधन हो गया। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में अगर हम देखें तो सबसे पहले डी साइव 1642 में प्रकाशित हुई, फिर डी कॉर्प 1655 में,
इस पुस्तक में यानी डी कॉर्प जो पुस्तक है उसमें उन्होंने मानव स्वभाव का विवेचन किया। होब्स के द्वारा किया गया मानव स्वभाव का विवेचन बहुत ही नेगेटिव था। उन्होंने मानव को बहुत बैड लाइट में देखा, एकांगी स्वभाव का चित्रण किया कि वह संघर्ष प्रिय है, एकांतवासी है, स्वार्थी है, भय से ग्रसित है, सहयोग की कोई संभावनाएं नहीं है। लेकिन कैसा भी हो, यह अलग होने की वजह से या उनका जो अध्ययन था वो मानव स्वभाव पर आधारित है। इस क्रमबद्ध अध्ययन, साइंटिफिक अध्ययन की वजह से होब्स का मानव स्वभाव का चित्रण राजनीति विज्ञान में अपनी स्पष्ट अलग पहचान रखता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को संप्रभु शासन का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। अगली किताब उनकी एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1650 में आई, उसमें उन्होंने विधि की व्याख्या प्रस्तुत की। होब्स की जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है, जिनके लिए होब्स इतने बड़े दार्शनिक माने जाते हैं, वह है लेवाइथन या लेवियाथन। 1651 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। लेवियाथन या लेवाइथन, इसका अर्थ एक समुद्री राक्षस, एक मिथ है। उसमें एक समुद्री राक्षस है, विशालकाय है, यानी बहुत बड़ा शरीर है उसका। तो इस पुस्तक के जो फ्रंट पेज था उस पे उन्होंने इसका चित्र बनाया था, यानी लेवाइथन का चित्र बनाया हुआ है। पुस्तक का नाम भी लेवाइथन था। यह होब्स की अमर कृति है, यानी इसके लिए होब्स जाने जाते हैं। इसमें होब्स के राजनीतिक विचारों का सर्वोत्तम परिचय मिलता है। इस पुस्तक के 4 भाग हैं। पहले भाग में उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। देखिए, हम आगे होब्स का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे प्राकृतिक व्यवस्था, स्टेट ऑफ नेचर क्या है और स्टेट ऑफ नेचर की क्या विशेषताएं होब्स ने बताई हैं। राज्य की उत्पत्ति दूसरे पार्ट में, चर्च और राज्य के संबंध के बारे में तीसरे भाग में, और चौथे भाग में कैथोलिक चर्च के आलोच्य पक्षों का उन्होंने वर्णन किया है। ये लेवाइथन जो उनकी फेमस पुस्तक है उसके 4 भागों का वर्णन है। जैसा मैंने बताया कि लेवाइथन एक विशालकाय समुद्री राक्षस है, और ये उस पुस्तक पर इस चित्र का, इस प्रतीक का इस्तेमाल से तात्पर्य है कि वो लेवाइथन को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज शक्ति का प्रतीक बता रहे हैं। यानी राजा, या यूं कहिए कि लेवाइथन है वह सोवरेन पावर का प्रतीक है, संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। तो उसका जो साइज है, यानी उसकी जो शक्ति है, वह सारे नागरिक, उसकी जो बॉडी है उस बॉडी में, विशालकाय बॉडी में छोटे छोटे मनुष्यों से वो मिलकर भरी हुई है। तो वो इस बात का प्रतीक है कि उसके पास जो शक्ति है वो सारे मनुष्यों से मिलकर भी ज्यादा शक्ति है। तो पुस्तक का मुख्य पृष्ठभर लेवाइथन एक महामानव है जिसकी देह छोटे छोटे मनुष्यों से भरी हुई है। लेवाइथन के दाएं हाथ में तलवार, तलवार यानी शासन की शक्ति, राज शक्ति का प्रतीक है, और बाएं हाथ में धर्म दंड यानी धर्म की जो शक्ति है उसका प्रतीक है। तो लेवाइथन के दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में धर्मदंड धारण किया हुआ है। इसका अर्थ है कि शासन और धर्म दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। देखिए, मध्यकाल में राज्य और चर्च के बीच में संघर्ष बहुत लंबे समय तक चला, और आधुनिक काल का आगमन इस बात के साथ ही हुआ कि राज्य है वह संप्रभु है और राज्य के अधीन है चर्च। तो ये जो डेवलपमेंट है मध्यकाल का, राज्य चर्च का विवाद से राज्य की संप्रभुता का स्थापना, इसमें होब्स का ये जो योगदान है यह महत्वपूर्ण है, जिसमें होब्स ने माना है कि लेवाइथन ही संप्रभु है और लेवाइथन न केवल राज्य बल्कि न केवल शासन शक्ति बल्कि धर्म शक्ति का भी अधिकारी है, यानी दोनों क्षेत्रों में उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है।
अगर हम होब्स के विकास को कंक्लूड करें तो वेपर ने निष्कर्ष के रूप में कहा है कि होब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है। यानी संपूर्ण संप्रभुता से तात्पर्य कि संप्रभुता पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई शर्त नहीं है, संप्रभु है वह सर्वे सर्वा है। और ये जो संप्रभुता की परिभाषा थी यह आधुनिकता की प्रतीक थी। देखिए होब्स से थोड़े टाइम पहले जीन बोंदा थे, उन्होंने राज्य को संप्रभु होने की वकालत की थी, लेकिन उन्होंने संप्रभुता की इतनी क्रांतिकारी व्याख्या करने के बावजूद भी राज्य की संप्रभुता पर 3 प्रतिबंध लगा दिए थे, वो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन होब्स ने उन इस टाइप के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। तो होब्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी या संपूर्ण संप्रभुता की वकालत की, प्रथम व्याख्या की। वेपर ने कहा राजनीतिक दर्शन के इतिहास में होब्स जो प्राय निरंकुश शासनवादी माने जाते हैं शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी है। देखिए ये हम होब्स के आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम पढ़ेंगे कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि होब्स जिसने निरंकुश राजसत्ता का समर्थन किया तो वो निरंकुश शासन के ही समर्थक हैं, ऐसा नहीं है। होब्स में व्यक्तिवादी तत्व भी हैं और वेपर ने तो उन्होंने ये तक कह डाला कि वो शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी है। तो होब्स के दर्शन में ये जो द्वंद्व है कि वह निरंकुश सत्ता का समर्थन करने के बावजूद भी व्यक्तिवादी कैसे हैं, यह हम आगे पढ़ेंगे। यह होब्स का जीवन परिचय था। आपने देखा कि कैसे होब्स के लाइफ में उनके विचारों का विकास हुआ और कैसे उन विचारों ने होब्स के जीवन को प्रभावित किया। धन्यवाद। थैंक यू।